हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपके पास जो अनसॉल्व प्रॉब्लम थी किस पे बेस्ड, वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीमलाइन और रोटेशनल मोशन पे। आज जो अपना इस यूनिट में जो लास्ट पार्ट रिमेनिंग है वो क्या है, बाउंड्री सरफेस। तो आज हम बात करेंगे बाउंड्री सरफेस की। तो पहले हम समझेंगे उसकी डेफिनेशन को, उसके बाद में बात करते हैं कि बाउंड्री सरफेस के लिए क्या आपके पास कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है बाउंड्री सरफेस। ये अपना क्या आज का टॉपिक है कि बाउंड्री सरफेस। तो बाउंड्री सरफेस की देखो पहले डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। ए सरफेस is a boundary surface if at any point at any point of this surface the normal components of the fluid velocity is equal to the normal components of surface वेलोसिटी। ठीक है, हमने बात की है देखो बाउंड्री सरफेस, और बाउंड्री सरफेस के बारे में लिखा है। तो मैंने क्या बताया पहले कि आपकी पवन बात करेंगे बोले बाउंड्री सरफेस की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में। तो देखो डेफिनेशन में हमने लिखा ए सरफेस इज ए बाउंड्री सरफेस इफ एट एनी point if at any point of this surface the normal component of the fluid velocity is equal to the normal component of surface velocity। यानी आपके पास एक जो बाउंड्री सरफेस यानी एक जो सरफेस है वो बाउंड्री सरफेस कब होगी, एक सरफेस आपके पास बाउंड्री सरफेस होगी कब, जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, किसके सरफेस के पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास जो फ्लूइड वेलोसिटी है, ठीक है, कोई जो फ्लूइड वेलोसिटी है और जो आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड वेलोसिटी एंड उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास जो सरफेस की जो नॉर्मल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो दोनों अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आप उस सरफेस को क्या बोलोगे कि वो सरफेस आपके पास क्या है, एक बाउंड्री सरफेस है। ठीक है, तो जनरली क्या ध्यान रखना है आपको, मैं फिर से समझा देता हूँ। एक कोई भी आपके पास एक पर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस को आप क्या बताओगे, उस सरफेस को हमें क्या दिखाना है कि वो क्या होनी चाहिए, बाउंड्री सरफेस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस सरफेस का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो हम एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे हम पहले डिस्क्राइब करेंगे कि जो फ्लूइड वेलोसिटी है उसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या है। तो देखो फ्लूइड वेलोसिटी लेंगे और नॉर्मल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्शन को डिनोट करेगा वो क्या होता है आपके पास, नॉर्मल कंपोनेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब तो नॉर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ आपने फ्लूइड में हमने बांधते हैं क्यू बार से वेलोसिटी की बात करते हैं, तो क्यू बार कितना होता है, यू आई के प्लस वी जे के प्लस का डब्ल्यू के। ठीक है, इसको हम डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे विथ एन के, वो आपके पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वहां फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ
सरफेस वेलोसिटी, यानी जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट, वो दोनों अगर इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो सरफेस आपके पास क्या होती है, वो बाउंड्री सरफेस कहलाती है। ठीक है, तो देखो मैंने ये लिखा है, ए सरफेस इज ए बाउंड्री सरफेस इफ एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस द नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी इज इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस वेलोसिटी। ठीक है, यानी जो पृष्ठ की जो आपके पास वेलोसिटी होगी उसके इक्वल होना चाहिए। ये तो हो गई आपके पास डेफिनेशन। ठीक, अब डेफिनेशन तो होगी, अब हमें बात करनी है कंडीशन की, कि कोई भी सरफेस दी हुई है आपके पास, तो आप उसको नॉर्मल कैसे प्रूव करोगे कि वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात करनी है हमें। तो उसकी बात करने के लिए देखो, ये मैंने लिख दिया सरफेस वेलोसिटी। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं बाउंड्री सरफेस के बाद, अब इसके लिए बात करते हैं कंडीशन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, कंडीशन फॉर ए बाउंड्री सरफेस। कंडीशन फॉर ए बाउंड्री सरफेस, यानी बाउंड्री सरफेस के लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखो मैंने लिखा था, हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, क्या लेनी है, एक सरफेस लेनी है, फिर उस सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कंसीडर करूंगा, एक सरफेस कंसीडर करूंगा, फिर उसके बाद में उसका एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि एक पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो लेट द सरफेस बी एज एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी इक्वल 0 एंड पी बी एनी पॉइंट ऑफ दिस surface having coordinates having coordinate p x y z और t। दैट मीन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और टी इक्वल 0। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। लेट द सरफेस बी एज एफ एक्स वाई जेड कोमा टी इक्वल 0 एंड पी बी एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस हैविंग कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई जेड टी और एफ इक्वल ये हमने माना है। ठीक है, ये इनिशियल आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, देखो ये तो हो गई आपके पास ये। अब मुझे बात करनी है नॉर्मल की, कि नॉर्मल भी होना चाहिए आपके पास। नॉर्मल की भी तो बात करनी है हमें, कि जो अब देखो यहाँ मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे पास नॉर्मल कंपोनेंट होना चाहिए। तो नॉर्मल कंपोनेंट की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, या इसमें आ जाएगा, विजिबल है तो इसमें देख ले, इसमें लिख लेते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी आर एल एम कोमा एन। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन कोसाइन क्या ली है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी आर एल कोमा एम कोमा एन। ये इसके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब देखो ये तो हो गई क्या आपके पास पी के डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें क्या लेना है, हमें फ्लूइड वेलोसिटी भी लेनी है। ठीक है, तो हम फ्लूइड वेलोसिटी की बात करेंगे, तो क्या मान लेते हैं, जो फ्लूइड वेलोसिटी है आपके पास वो कितनी है, क्यों है। ठीक है, क्यों ही होगी फ्लूइड वेलोसिटी। तो देखो थोड़ा सा विजिबल है, या नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। लेट द नॉर्मल
component of fluid velocity at point P, B is P, Q is B is Q, ठीक है। लेट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट P एट पॉइंट P B इज Q, यानी Q पे आपके पास P पे जो नॉर्मल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कितना है, Q है, ठीक है। अब देखो ये हमने इनिशियल लेके चले, मान लेते हैं टाइम T के बाद में जो P है वो नई पोजीशन पे मूव हो जाता है। also let the small time delta t, the point P moves a new position P dash. Also let after the small time delta t, जो आफ्टर ऐड करते हैं, चलो यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। Also let after small time delta t also let after small time delta t the point P moves a new position P dash, ठीक है। हमने क्या किया कि आप डेल्टा टाइम t यानी कुछ समय बाद आपके पास जो पॉइंट P है वो क्या पहुंच जाता है, एक नए पॉइंट में चला जाता है। उस नए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, उस नए पॉइंट को हमने जो नेमिंग दी है वो नेमिंग कितनी है, P डैश। अब बात करेंगे हम जो P डैश होगा, ठीक है, तो वो P डैश होगा तो उसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो पहले वो P पे था तो P डैश पे चला गया, तो मैं बात करता हूँ तो पहले डायग्राम की। चलो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ। ये कोई आपके पास सरफेस है, ठीक है, इसका मैंने कोई पॉइंट लिया है P और ये बाद में मूव होके चला जाता है P डैश पे और ये है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, z और t। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट की बात करनी है कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने हैं, और इस सरफेस का जो आपके पास इसके जो पॉइंट P है और इसके डायरेक्शन कोसाइन है वो आपके पास पता है, मैंने लिख दिए हैं L, M, N, ठीक है। तो अब इसमें जो देखो चेंज होगा तो ये मूव होगा तो इसमें कुछ चेंज होगा तो x प्लस, इसी प्रकार y प्लस और इसी प्रकार z प्लस और डेल्टा t, तो t कितना हो जाएगा, t प्लस डेल्टा t, ठीक है। तो देखो इसके पॉइंट बाद में लिखता हूँ मैं, पहले अभी इसको ऐसा ही लिख लेते हैं P डैश। ये मैंने कोई सरफेस ली है और उस सरफेस का नाम पता है आपको क्या है, सरफेस कितना है x, y, z, t बराबर 0, ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, सरफेस है जिसके आपके पास पॉइंट दिया हुआ है इनिशियली पॉइंट P, और ये एफ सरफेस है और ये P आप डेल्टा टाइम T के बाद में कितना मूव हुआ है, डेल्टा T टाइम के बाद में ये यहाँ पहुँच गया P डैश पे, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगा, डेल्टा T टाइम लगा, ठीक है। अब देखो सिंस द डायरेक्शन since the velocity q bar is direct proportional to the
टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी डैश। देखो हम जानते हैं कि जो आपके पास जो द वेलोसिटी क्यू बार इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी डैश। तो पी डैश के जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन वो कितना है एल कोमा एम कोमा एन। तो देखो आपके पास जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा क्यू एल क्यू एम और क्यू एन। मान लेते हैं आपके पास देखो अब मैं बात करता हूँ देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी डैश। ठीक है, या तो पॉइंट पी डैश के लिख दो, और पॉइंट पी डैश के नहीं लिखना तो हम किसके लिखेंगे सरफेस के लिखेंगे। तो देखो पॉइंट पी डैश की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट पी डैश के लिए क्या x प्लस डेल्टा x होगा, क्या y प्लस का डेल्टा y होगा, और क्या z प्लस का डेल्टा z होगा। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, ठीक है। अब ऐसा लिख सकता हूँ तो टाइम में भी कुछ चेंज हुआ है, तो टाइम की बात करूँ मैं t प्लस डेल्टा t। ठीक है, अब इसके यहाँ देखो आपने डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z की बात करता हूँ मैं, तो इधर देखो आप जानते हो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं x डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ x डायरेक्शन, मुझे मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा आपके पास स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड अब मैं सिर्फ बात करूँ x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में देखो q इंटू एल लिख सकता हूँ क्या। अभी मैंने बोला था आपको क्या बोला था, देखो ये रहा, सिंस द वेलोसिटी q बार इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी डैश, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी डैश कितने हैं आपके पास एल कोमा एम कोमा एन। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और टाइम, तो टाइम आपके पास क्या डेल्टा टी है, तो मैं इसको क्यू एल डेल्टा टी लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली सेकंड क्या हो जाएगा एम क्यू डेल्टा टी, थर्ड कितना हो जाएगा एन क्यू डेल्टा टी। तो देखो पी का जो पी के पॉइंट हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा एक्स प्लस एल क्यू डेल्टा टी, वाई प्लस एम क्यू डेल्टा टी, जेड प्लस एन क्यू डेल्टा टी, और टी प्लस का डेल्टा टी। क्या ये पी डैश के पॉइंट हो जाएंगे क्या, पॉइंट पी डैश के कोऑर्डिनेट, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये मैंने पी डैश पॉइंट लिख दिया। ठीक है, ये हमने क्या लिखे पी डैश के कोऑर्डिनेट की, पी डैश के कोऑर्डिनेट कितने होंगे एक्स प्लस एल क्यू डेल्टा टी, वाई प्लस एम क्यू डेल्टा टी, जेड प्लस एन क्यू डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। ये किसके हैं पी डैश के कोऑर्डिनेट है आपके पास। अब देखो पी डैश आपके पास क्या कंटिन्यू मूव हो रहा है उस बाउंड्री सरफेस पे। ठीक है, उस बाउंड्री सरफेस पे कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो ये इस बाउंड्री सरफेस की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ इक्वेशन लिख दूँ बाउंड्री सरफेस की। ठीक है, तो देखो बाउंड्री सरफेस की मैं क्या लिखता हूँ यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ। तो देखो सिंपल रीजन लिख देते हैं, सिंस द पॉइंट पी डैश इज कंटिन्यू मूव ऑन सरफेस सो दैट तो क्या एफ आपके पास सरफेस हो जाएगी एक्स प्लस का एल क्यू डेल्टा टी, वाई प्लस का एम क्यू डेल्टा टी, जेड प्लस का एन क्यू डेल्टा टी, और जेड तो लिख ही दिया हमने टी प्लस डेल्टा टी इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो हम नहीं, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है,
सिमिलरली ये आपके पास जो वाई डायरेक्शन में मूव होगा और वो जो जेड डायरेक्शन में मूव होगा। और देखो हमने ये डायरेक्शनल, ये जो वाली लाइन है, सॉरी मैं एक बार बता देता हूँ, ये जो लाइन है, सिंस द वेलोसिटी क्यू बार इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, उसके डायरेक्शन कोसाइन के क्या होता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। वो हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में जब मूविंग एक्सिस की बात की थी अपने, तो मूविंग एक्सिस की बात की थी तब हमने ये लाइन पढ़ी थी, तो उस लाइन का मैंने यहाँ यूज किया है। ठीक है, अब वो यूज किया है तो देखो, अगर वो यूज किया है तो जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू एल। वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, क्यू एम। और एन जो जेड डायरेक्शन में जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, एन क्यू। क्योंकि देखो एल आपके पास जो डायरेक्शन कोसाइन है वो वाई एक्सिस में है, एम जो डायरेक्शन कोसाइन है वो किस में है, वाई एक्सिस में है, और जो एन है वो जो डायरेक्शन कोसाइन है वो किस में है, जेड एक्सिस में है। ठीक है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी डैश, पॉइंट पी डैश। पी डैश की मैं बात करूँ, ये डेल्टा टाइम टी में मूव हुआ है, तो देखो मूव हुआ तो कुछ डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट जनरेट करेगा। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हमें नहीं पता कितना जनरेट करेगा, लेकिन हमें उसको किस में निकालना है, जो अपने पास दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास वो डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो वो तो मुझे फाइंड करना है। तो वो मुझे फाइंड करना है, उसके लिए मेरे पास टाइम टी दिया हुआ है कि डेल्टा टाइम टी में मूव हुआ है, और किस वेलोसिटी से मूव हुआ है वो दिया हुआ है। तो देखो आपको पता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस प्लस टाइम। तो देखो मैंने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन में वो डेल्टा एक्स मूव हुआ, वाई डायरेक्शन में डेल्टा वाई मूव हुआ, और सॉरी यहाँ एक मिनट, जेड डायरेक्शन में वो डेल्टा जेड मूव हुआ, और किस टाइम में, डेल्टा टी में। तो मैं यहाँ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ कि डेल्टा वाई, डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इस डिस्टेंस, अब मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो इन एक्स डायरेक्शन में ये तो हो गया आपके पास वेलोसिटी ऊपर वाली लाइन से, क्यू बार इंटू, और टाइम किस में हुआ, डेल्टा टाइम टी, तो क्यू एल डेल्टा टी, जैसा हमने मटेरियल डेरिवेटिव में भी निकाला था, उसमें भी तो हमने ऐसा ही निकाला था, तो वैसा ही हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार मैंने आपको आगे बताया कि जो ये हो गया वाई डायरेक्शन में, ये हो गया जेड डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो वैल्यू पुट किया, तो ये पी डैश के पॉइंट आ गए। अब देखो पी डैश आपके पास क्या मूव हो रहा है, किस में मूव हो रहा है, सरफेस पे ही मूव हो रहा है, तो सरफेस में मूव हो रहा है, तो देखो सिंस द पॉइंट पी इज कॉन्टिन्यू मूव ऑन सरफेस, सो दैट, अगर वो इसी पे है तो सो दैट एफ, तो ये इसको कैसे को सेटिस्फाई करेगा, है जो आपके पास सरफेस दी है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने एक्स की वैल्यू रखी, वाई की वैल्यू रखी, जेड की वैल्यू रखी और टी की वैल्यू रख दी पॉइंट पी डैश के लिए उठा के। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और फ्लूइड की नॉर्मल वेलोसिटी निकालनी, और उन दोनों को क्या करना है, इक्वल पुट करना है, और उनको इक्वल पुट करने से जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो अपने पास क्या होगी, बाउंड्री सरफेस होगी। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउ equation 2 is expanding by sorry लिख मेंशन करेंगे या नाउ इक्वेशन 2 इज एक्सपेंडिंग बाय टेलर्स सीरीज। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 को क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो देखो इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करते हैं, तो इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट तो बनेगा एक्स वाई जेड टी प्लस, ठीक है, ये तो आपके पास आ गई फर्स्ट टर्म जो हमने पहले भी इसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो किस डायरेक्शन में किसके कारण चेंज हो रहा है, तो देखो एफ में चेंज किसके कारण हो रहा है, एक्स के कारण, और बाकी जो रिमेनिंग है डेल क्यू प्लस एफ में किसके कारण चेंज हो रहा है, वाई के कारण इंटू एम क्यू प्लस एफ में किसके कारण चेंज हो रहा है, जेड के कारण चेंज हो रहा है, और आपके पास एन क्यू प्लस एफ में किसके कारण चेंज हो रहा है, टी के कारण चेंज हो रहा है, और बाहर आ गया आपके पास डेल्टा टी
प्लस ऑन, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से अब क्या आएगा, आगे आ जाएगा। तो देखो ऑन नेगलेटिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा टी। अब मैं क्या करता हूँ, डेल्टा टी की जो हायर पावर है उनको जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ से हो गया एफ ऑफ एक्स वाई जेड कोमा टी प्लस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई एम क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड एन क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी इंटू डेल्टा टी इक्वल हो गया 0, इक्वेशन 3, ठीक है। देखो इसको मैंने इक्वेशन 3 दी है, तो अब इसको इक्वेशन 3 दी है, तो देखो इसकी वैल्यू तो अपने पास पता है हमें। तो देखो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3। तो देखो कहाँ आपके पास इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स वाई जे एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी बराबर क्या है 0। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में पुट कर दें, इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम 0 रख सकते हैं। तो देखो 0 पुट करते हैं, तो देखो यहाँ ये तो हो गया 0 प्लस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई एम क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड एन क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल्टा डेल टी इंटू डेल्टा टी इक्वल 0। तो यहाँ से देखो क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई एम क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड एन क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल टी डेल्टा टी इक्वल 0। तो देखो या तो ये 0 या ये 0, या तो क्या होगा आपके पास ये जो पूरी टर्म है वो 0 होगी, या आपके पास ये जो डेल्टा टी है वो 0 होगा। अब आपको पता है डेल्टा टी तो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने आपने किसी टाइम को ही कंसिडर नहीं किया तो पी डैश पे पहुंचोगे कैसे, वो पी पे ही रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा टी तो 0 नहीं होगा, तो 0 किसको आना पड़ेगा, इस वाले टर्म को। तो यहाँ से हम क्या डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई एम क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड एन क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल्टा टी इक्वल 0। तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, तो इस वाले पार्ट को उस तरफ भेज देते हैं। तो देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई एम क्यू प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड एन क्यू इक्वल हो गया माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी, ठीक है। अब इस पूरे में क्या क्यू कॉमन आ रहा है, तो देखो क्यू कॉमन ले लेते हैं, क्यू तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स एल प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई एम प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड एन इक्वल माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी। तो यहाँ से मुझे क्यू निकालना रहेगा, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर दूँ, तो डेल एफ अपॉन डेल टी और नीचे आ जाएगा आपके पास एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का एन डेल एफ अपॉन डेल जेड। इसको दे दी मैंने आपके पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये पास आ गई, ये वैल्यू यहाँ मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी, जब आपके पास वेलोसिटी है उसकी, किसकी, यहाँ मेरे पास किसकी कंपोनेंट की, सॉरी के जो क्यू है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। और वो किस में आई एल एम, और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है और ये सरफेस है एफ दी है उसमें। अब सिंस आपको पता है कि जो एल एम एन है वो क्या है आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, किसके, पी पी डैश के, ठीक है। जो लाइन पे पी डैश है उसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो आपने एक 12th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन और एक डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोज में, ठीक है, दिक् अनुपात व दिक् कोज्या में रिलेशन। तो उसकी बात करते हैं वो क्या होता है। तो देखो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो
since we know since L, M, N are the direction cosine of P dash, देन तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज समझा देता हूँ। यहाँ देखो, इफ A, B, C and L, M, N are the direction ratios and direction cosines, देन आप क्या लिख सकते हो, L अपॉन A, M अपॉन B, N अपॉन C इक्वल K, ऐसा लिख सकते हैं। वेयर K क्या होता है, वेयर आपके पास K होता है, K इक्वल होता है, वेयर K इक्वल होता है 1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप K को, ठीक है। तो देखो, इफ A, B, C एंड L, M, N, आर द डायरेक्शन कोस रेशियो एंड आर द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस, एक मिनट थोड़ा सा मैं सही लिख दूँ, कोसाइन सही नहीं लिखा मैंने, डायरेक्शन कोसाइन रेस्पेक्टिवली, यानी ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो है और ये डायरेक्शन कोसाइन है, तब हम क्या लिख सकते हैं, L अपॉन A इक्वल M अपॉन B इक्वल N अपॉन C इक्वल K, और वेयर K क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होती है आपके पास, K की वैल्यू होती है। अब मैं यही रिलेशन यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन यूज करोगे तो देखो आपके पास जो सरफेस दी हुई है उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, तो देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम देख प्रीवियस स्लाइड की बात करते हैं, तो प्रीवियस स्लाइड में मेरे पास ये आया, तो इस वाले की बात करते हैं। तो यहाँ से देखो L M को मैं L एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का M डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का N डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये आपके पास क्या है L M N, तो इसमें क्या है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का M डेल अपॉन डेल वाई और N डेल अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा आपके पास डायरेक्शन रेशियो। तो देखो क्या यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ L अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स M अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई N अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल में क्या 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर रूट कि स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस ये लो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो दिस इम्प्लाई L इक्वल तो कितना हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है। M कितना हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और एक लिख देता हूँ मैं, सॉरी, N इक्वल हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने इनकी डेल L, M, N की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है।
अब क्या करते हैं इन तीनों को, तो अब मैंने वैल्यू निकाल ली है, तो वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट करते हैं LFM n से। तो देखो क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स से, इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई से, और इसको किससे, डेल एफ अपॉन डेल जेड से मल्टीप्लाई करके क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं। देखो मैं इसको दे देता हूँ सॉरी, कितनी इक्वेशन हो गई थी, इक्वेशन 4 तक हो गए थे। तो देखो इक्वेशन 5, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 6, और इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, नाउ इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस इक्वेशन 6 मल्टीप्लाई विथ डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस इक्वेशन 7 मल्टीप्लाई विथ डेल एफ अपॉन डेल जेड। देखो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो पहले तो मैं LHS वाले पार्ट को लिख देता हूँ। तो LHS वाला कितना बनेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का m डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का n डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा इसके भी स्क्वायर रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस देखो डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। विजिबल है, चलो थोड़ा सा अरेंज, ठीक है। तो थर्ड टर्म बन जाएगी आपके पास डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपके पास डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने देखो अपनी जो ऑपरेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लिख दिया है। अब देखो इधर वाली टर्म तो ऐसे कैसे, एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का एन डेल एफ अपॉन डेल जेड। ऐसा क्या इसमें ये एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले टर्म, तो नीचे वाले टर्म को मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऊपर तो कितना में गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर 1, और यहाँ नीचे हाफ है तो कितनी पावर रिमेनिंग रह जाएगी आपके पास, 1 पावर रिमेनिंग। तो यहाँ से क्या मैं एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स, थोड़ा और नीचे लिखते हैं चलो इसको, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकते हैं एल डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का एम डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का एन डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल लिख सकता हूँ मैं रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 8, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू हमें क्या निकालो, क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, जो आपके पास क्यू वाली इक्वेशन आई थी। तो क्यू वाली इक्वेशन कौन सी थी उसकी बात करते हैं। तो देखो क्यू ये रही, क्या ये जो वाली इक्वेशन नंबर 4 है उसी में आ रही है ये टर्म, तो वहाँ से उठा के ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो देखो यूजिंग इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 4, तो देखो 4, तो देखो कहाँ से देखो
here 8 using equation 8 in equation 4 we have, तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या मैं यहाँ से Q इक्वल लिख सकता हूँ माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी, नीचे आपके पास आ रहा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। जो आपके पास आप क्या हो गई वेलोसिटी निकल गई, ठीक है। ये आपका सरफेस की जो वेलोसिटी है, सरफेस की नॉर्मल वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेलोसिटी कंपोनेंट, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो लेट u, v, w be the components of fluid velocity at point P, ठीक है। दैट मीन देन तो क्यों हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा यू आई केफ वी जे केफ प्लस डब्ल्यू के केफ, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। एंड एल कोमा एन कोमा आर द डायरेक्शन cosine of p dash, then the normal वेक्टर, और उसको क्या लिखते हो एन केप, तो एन केप कितना हो जाएगा एल आई केप प्लस का एम जे केप प्लस का एन के केप, ठीक है। तो देखो आपके पास डायरेक्शन क्वेश्चन आएगा, उस जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका अपने पास डायरेक्शन एट नॉर्मल है, ठीक है। और आपके पास उस डायरेक्शन में आपके पास क्या दिया वेलोसिटी जो वेक्टर है वो, तो हमें उसमें लिखना है, अब हमें लिखना है वेलोसिटी अलोंग पी पी डैश। तो देखो इसके लिए देन द नॉर्मल component of velocity along p dash, वो कितना हो जाएगा आपके पास q बार n के, तो यहाँ से q है सॉरी q बार, तो हमने q n के, तो q है आपके पास u i केप v j केप डब्ल्यू के केप, और एन केप है एल आई केप एम जे केप एन के केप, तो क्या यहाँ क्यू डॉट एन केप बन जाएगा यू एल वी एम और एन जेड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देते हैं, देखो इससे पहले इक्वेशन दी है कि हमने इक्वेशन 9 दे रही, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर 10, अब मैं क्या करता हूँ देखो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ किसकी एल एम और एन की, एल एम एन की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो एल एम एन की वैल्यू मैंने निकाली कौन सी इक्वेशन से, उसकी बात करते हैं। इक्वेशन 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो देखो नाउ putting values of L, M, N equation 10 from equation 5, 6 and 7,
वहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस वाले इक्वेशन। तो वो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपके पास क्यू एन कैप इक्वल यहाँ से। तो वो यूँ तो ऐसे कैसे ऊपर है डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी, सॉरी वन लिख देता हूँ प्रॉपर एलसीएम तो सभी में, चलो एलसीएम बाद में लेके एलसीएम बाद में ले लेंगे। नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से आ जाएगा रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों टर्म में देखो एलसीएम सेम है, नीचे वाली टर्म है वो क्या है आपके पास सेम है। तो देखो तो मैं यहाँ से क्यू इंटू एन के बराबर क्या लिख दूँ, यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड। और नीचे आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर 11 ये हमने निकाल लिया आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी। तो अब हमने डेफिनेशन में क्या लिखी थी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपके पास जो फ्लूइड वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट और सरफेस वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखो नॉर्मल वेलोसिटी यानी फ्लूइड वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट भी निकाल लिया है, ये आपने लिखा। और हमने सरफेस वेलोसिटी का नॉर्मल जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट भी निकाले। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों को इक्वल पुट करते हैं। तो देखते हैं, मैं एक बार देखिए कहाँ हो, जब हमने वो पहली वाली इक्वेशन निकाली ये रही। ठीक है, ये लो इक्वेशन 9। तो देखो तो लिखते हैं नाउ इक्वेटिंग दीज टू एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ इक्वेटिंग दीज टू एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, यानी जो दो वेलोसिटी के दोनों जो अपने पास वैल्यू आई हैं उनको हमें पुट करते हैं। दैट मीन इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 9 नहीं है आपके पास, कौन सी इक्वेशन है, हाँ 9 ही है। दैट मीन फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 11। देखो 9 लिखता हूँ मैं, 9 आपके पास है माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी अपॉन स्क्वायर रूट में है डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड। और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस का डेल एफ अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या इस स्क्वायर से और इस स्क्वायर रूट से ये वाली, चलो मैं वैसे कैंसिल कर देता हूँ दूसरा पेन यूज करके। देखो क्या इस वाले टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी डिनोमिनेटर वाली, तो आपके पास फाइनल क्या बचेगा, देखो फाइनल बच गया आपके पास, इधर तो बच गया माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी, इधर बच गया यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल एफ अपॉन डेल जेड।
सभी को एक पार्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस का यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस का वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस का डब्लू डेल अपॉन डेल एफ इक्वल 0। ये आपके पास क्या होती है, किसी भी सरफेस एफ के लिए क्या कंडीशन हो गई, बाउंड्री कंडीशन, सॉरी बाउंड्री सरफेस की जो कंडीशन है वो ये होती है। या और इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आप जानते हो मटेरियल डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी टी इक्वल 0, विच इज द कंडीशन फॉर ए surface which is the condition for a surface is a boundary surface ये आपके पास क्या होती है, किसी सरफेस के बाउंड्री सरफेस होने की कंडीशन है। तो एक बार देखो अपन इसका रिपीट टेलीकास्ट देख लेते हैं, ठीक है। बाउंड्री सरफेस की पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। आपके पास देखिए डेफिनेशन क्या होती है बाउंड्री सरफेस। ए सरफेस इज ए बाउंड्री सरफेस इफ एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी इज इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस वेलोसिटी। क्या होता है, बाउंड्री सरफेस ऐसी सरफेस होती है कि उस सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास फ्लूइड वेलोसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसी पॉइंट पे सरफेस वेलोसिटी के नॉर्मल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। तो अपने पास वर्किंग रूल भी है, हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट पी पे एक तो वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे किसका, फ्लूइड का, और एक निकालेंगे सरफेस वेलोसिटी, उन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो कंपोनेंट, अब बात करें नेक्स्ट कंडीशन फॉर ए बाउंड्री सरफेस। हम क्या निकालें, कंडीशन निकालें कि एक सरफेस आपके पास बाउंड्री सरफेस क्या होगी। तो लेट, पहले मैं क्या कहूँगा, सरफेस लूँगा, सरफेस का एक पॉइंट लूँगा। तो लेट द सरफेस बी एच, ये एफ एक्स वाई जेड कोमा टी बराबर 0, ठीक है। ये मैंने एक सरफेस ली है, ये वाली सरफेस, ठीक है। सरफेस एंड थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमने सरफेस ली, बी एनी पॉइंट ऑफ दिस एंड पी बी एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस हैविंग कोऑर्डिनेट दिस। तो हमने क्या लिया, पी एक पॉइंट लिया इस पे जो किस प्रकार के पॉइंट रखता है, एक्स वाई जेड कोमा टी। दैट मीन अब ये मैंने सरफेस की कंडीशन फिर से लिख दी। ये सरफेस जो हमने दी है उसको लिखा मैंने इक्वेशन 1। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी आर एल एम कोमा एन, और मैंने एल एम कोमा एन किसके सरफेस, सॉरी बाउंड जो आपके पास सरफेस है उसके सॉरी जो पॉइंट पी है उसके डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ये हमने एल एम एन कोमा एन रखा, ठीक है। लेट द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट पॉइंट पी बी इज क्यू। अब क्या हमने जो वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया है वो हमने क्या लिया है, क्यों लिया है। ऑल्सो लेट आफ्टर स्मॉल टाइम डेल्टा टी पी पॉइंट पी मूव ए न्यू पोजीशन पी डैश। मान लेते हैं किसी टाइम डेल्टा टी टाइम के बाद में जो आपके पास पी है वो एक नई पोजीशन पे चला गया पी डैश पे। तो देखो ये सरफेस की इक्वेशन, ये पी मूव है यहाँ से पी डैश पे चला गया, ये डेल्टा टी टाइम में। तो पी एक्स वाई जेड कोमा टी इसके पॉइंट। अब मैं बात करूँगा पी डैश के पॉइंट। तो देखो पी डैश के पॉइंट कैसे निकालने, सिंस द वेलोसिटी क्यू बार इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी पी डैश एल एम एन कोमा एन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपके पास वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा एल क्यू एक्स डायरेक्शन में, एम क्यू वाई डायरेक्शन में, और एन क्यू जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डैश एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई जेड प्लस डेल्टा जेड टी प्लस डेल्टा टी, यानी कुछ मूव होगा। तो उस अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट को निकालना है, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को जो हमारे पास दिया हुआ है उस टर्म में निकालेंगे हम, ठीक है। तो उस टर्म में निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, तो उसमें निकालने के लिए मैंने क्या लिया, देखो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इन एक्स डायरेक्शन में देखो एक्स डायरेक्शन पे स्पीड कितनी हो गई एल क्यू, और टाइम में डेल्टा टी लग रहा है तो क्यू एल डेल्टा टी। इसी प्रकार सिमिलरली एम क्यू डेल्टा टी एन क्यू डेल्टा टी। तो ये लो सिमिलरली ये लिखा मैंने, और ये पी डैश के पॉइंट आ गए। अब देखो पॉइंट पी डैश है वो भी किसी सरफेस पे, उसी सरफेस पे, तो उस सरफेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो हमने इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ली, इक्वेशन नंबर 2 लिख दी।
नाउ इक्वेशन 2 इज एक्सपेंडिंग बाय टेलर सीरीज। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ टेलर सीरीज से, तो देखो मैंने टेलर सीरीज से इसको एक्सपेंड किया, ये लो जिस प्रकार से एक्सपेंड करने के बाद ऑन नेगलेटिंग द हायर पावर ऑफ डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा टी है वो आपके पास बहुत स्मॉल टाइम है, ठीक है, डेल्टा टी आपके पास स्मॉल टाइम है, तो इसकी जो हायर पावर है उसको क्या कर देते हैं, हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसकी पावर को नेगलेक्ट करने के बाद में देखो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनी, ठीक है। इसमें भी आपके पास यही वैल्यू आपके पास दी हुई है इक्वेशन 1 से, तो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3, और इक्वेशन 1 से इसमें वैल्यू रखी तो ये 0 हो गया और बाद का ये बच गया, ठीक है। उसके बाद में देखो ये हमने इसको सोल्व किया और यहाँ से सोल्व करेंगे, मैंने क्यू की वैल्यू निकाली। अब क्यू की वैल्यू निकालने के बाद में ये चीज़ अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, जो डायरेक्शन क्वेश्चन LMN कोमा यानी ये वाली जो टर्म दी हुई है उसकी वैल्यू रखनी है। तो इसकी वैल्यू को देखो मैंने क्या बोला है, सिंस थोड़ा देखो इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, सिंस LM कोमा N आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ P डैश, देन ऐसा लिख सकते हैं। ये मैंने समझाया था अभी कि कैसा लिख, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको वैल्यू निकाली। देखो फाइनल रिजल्ट है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, अपना टाइम हो गया हाल। तो देखो यहाँ से फाइनल रिजल्ट यानी कोई भी सरफेस आपके पास बाउंड्री सरफेस होगी कब, जब आपके पास ऐप का जो मटेरियल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, वेनिश होना चाहिए। यानी जो ऐप का है ऐप का जो मटेरियल डेरिवेटिव है वो वेनिश होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिस्कस करेंगे जो बाउंड्री सरफेस पे बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे कि जो बाउंड्री सरफेस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके पास, कि आपके पास कोई सरफेस बाउंड्री सरफेस कब होगी, उसकी कंडीशन हमें कब डेराइव करनी है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है।